क्या अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप चीज़ें रखकर भूल जाते हैं? बोलते बोलते आप ये याद करने लगते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे थे। दुनिया भर में 55 मिलियन लोग डिमेंशिया के शिकार हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 6.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 65 लाख लोग अल्जाइमर के मरीज हैं। डिमेंशिया से जूझ रहे लोगों में 70% को अल्जाइमर होने का खतरा होता है। डिमेंशिया के 70% मरीजों की उम्र 75 साल से ज्यादा होती है। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उससे कम उम्र के लोगों में अल्जाइमर या डिमेंशिया नहीं हो सकता। 30 साल की उम्र में भी हो सकता है अल्जाइमर। 65 की उम्र के बाद बढ़ जाता है खतरा। अल्जाइमरों के लक्षणों में से याददाश्त का कम होना, भाषा सीखने या बोलने में दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा नियमित रूप से चीजों को रखकर भूलना भी हो सकता है इसका एक लक्षण। अल्जाइमर के संकेत जो हैं वो आपको तकरीबन 10 से 20 साल पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस बीमारी के लक्षण आपको 20 साल पहले दिख रहे हों उससे बच क्यों नहीं सकते। अक्सर ये माना जाता है कि अल्जाइमर जो है वो उम्र ढलने की निशानी है, लेकिन रुकिए जरा सोचिए, ये उम्र ढलने की निशानी नहीं, ये एक बीमारी है। समय रहते अगर इसका निदान हो तो आपको मदद भी मिल सकती है। अल्जाइमर क्या है, किससे अल्जाइमर होने का खतरा ज्यादा है और आप कैसे इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब पाते हैं आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सचिन कांधारी और जूम पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर समीर भाटी। स्वागत है डॉक्टर सचिन। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अल्जाइमर क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। देखिए, अल्जाइमर और डिमेंशिया दोनों को एक जैसा मानना ठीक नहीं है। हालांकि अल्जाइमर में डिमेंशिया होता है जिसको भूलना या बात भूल जाना, चीज़ें भूल जाना, बट डिमेंशिया और कारणों से भी होता है। बट अल्जाइमर एक मेनली जेनेटिक बीमारी से ज़्यादा लिंक है रादर देन लाइफस्टाइल से, वेरएज़ डिमेंशिया लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है। अल्जाइमर का जैसे आपने बताया अर्ली ऑनसेट होता है, जो वो 3 से 5% लोगों में है, जिसको बोलते हैं कि 65 साल से कम उम्र में, और जिसको LOAD बोलते हैं, लेट ऑनसेट, दैट इज़ फॉर पीपल जिनको 65 साल की उम्र के बाद होता है, दैट इज़ 95% पीपल। इसको पहले पकड़ पाना जो है, इसको 4 स्टेज में बांटेंगे इसकी बीमारी के स्टेजेस को। पहला है जिसको बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, MCI, जिसका मतलब है कि समझ बूझ में हल्का हल्का कन्फ्यूजन, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं, कि नंबर भूल गए, नाम भूल गए, या थोड़ा कन्फ्यूजन रह रहा है, जैसे आजकल बहुत कॉमनली हम सबको रूटीन लाइफ में भी रहता है। उसके बाद इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में डिफ़ाइन करते हैं। माइल्ड में कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है, मॉडरेट में कन्फ्यूजन के साथ साथ भूलना, चीज़ें रख के भूल जाना, एंड सीवियर में यू हैव साइकेट्रिक सिम्टम आल्सो, जैसे एंग्जाइटी, एकदम साइकोजेनिक बिहेवियर, जैसे कि आपे से बाहर हो जाना, पहचान ना पाना बिल्कुल भी। तो इसकी शुरुआती लक्षण जो है वो पहचानने के लिए आपको एक टेस्टिंग रिक्वायर रहती है, जिससे कि अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, अभी तक जो टेस्टिंग मौजूद थी दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन क्वेश्चनएयर, कि आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसको बैटरी बोलते हैं, जिसको एक तरह से MMSE या एक और है फॉर अल्जाइमर्स। तो उसमें कुछ सवाल पूछ के हम आपका ब्रेन स्कोर निकालते हैं कि हाँ आपका दिमाग या कॉग्निशन कितना काम कर रहा है। 30 में से अगर 24 का स्कोर है तो उसको हम मानते हैं कि इसमें कॉग्निशन इम्पेयर्ड है, और उसके हिसाब से बीमारी की स्टेज डिफाइन की जाती है। लेकिन ये टेस्टिंग जो है बहुत, इसमें इट्स नेवर श्योर 100% की कितना हम कर पा रहे हैं। इसलिए नाउ वी हैव सम न्यू AI बेस्ड टेस्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिस समथिंग कॉल्ड DBFS, जिसका मतलब डिजिटल ब्रेन फंक्शनल स्क्रीनिंग, जिसमें कंप्यूटर पर टेस्ट करके 15 से 20 मिनट में आप उसका स्कोर निकाल सकते हैं डॉक्टर के द्वारा कि आपके दिमाग के फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें मालूम पड़ सकती हैं तो आप शुरुआत में ही उसकी केयर कर सकते हैं। केयर प्रोवाइडर के लिए, डॉक्टर के लिए, फैमिली के लिए और पेशेंट के लिए सब ये एक रास्ता बन जाता है पहचानने का कि सिम्टम बढ़ने की उम्मीद है या इसको कैसे रोक सकते हैं, और टाइमली टेस्ट करने से आप उसकी प्रोग्रेस या वो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर समीर, हमें ये बताएं कि अगर समय रहते आप लक्षणों को पहचान जाते हैं कि कौन से वो लक्षण हैं, या आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अल्जाइमर या डिमेंशिया का खतरा आपको हो सकता है, तो कौन से ऐसे शुरुआती टेस्ट हैं या किस तरह से आप डायग्नोज कर सकते हैं और ताकि आप अपने खतरे को कुछ कम कर सकें।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसा अभी आपने शुरुआती रिपोर्ट के अंदर बताया कि ये होना शुरू 20 साल पहले से हो जाता है। मतलब ये प्रोग्रेसिव बहुत धीरे-धीरे से ये बीमारी एंटर करती है और आपको पता भी नहीं लगता है कि कब ये बीमारी सैद मारना शुरू कर देती है और कई बार इसके सिम्पटम्स हम पहचान भी नहीं पाते क्योंकि कई लोगों को तो आम तौर पे वैसे ही एक आदत भी होती है कई चीज़ों को भूलने की। तो उन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। अभी बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने भी ठीक तरीके से बताया है कि थोड़ा लोग एक बार ये जान लें कि भई डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर डिफरेंट है। मतलब डिमेंशिया शब्द एक पूरा अम्ब्रेला उसमें कई और भी कारण होते हैं उसके डिमेंशिया के बड़े मल्टीपल रीज़न होते हैं। ख़ास तौर पे आज जैसा वर्ल्ड अल्ज़ाइमर डे है और अल्ज़ाइमर डे को लेकर ज़्यादा अल्ज़ाइमर बीमारी को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें पहले अगर हम बात करें अल्ज़ाइमर की तो देखिए इसका कारण कुछ हो सकता है आपकी नर्व डीजनरेशन आपकी जो नर्व है वो डीजनरेट हो रही है, उससे गुड़ रही हैं। दूसरा कारण एक होता है बीटा एमिलॉइड मतलब प्लाक का वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। आपके सिनैप्सेस होते हैं जो मैसेंजर जो मैसेज पास करते हैं, तो वहाँ पे आपका डीजनरेशन हो रहा है, प्लाक बन रहा है। जैसे हार्ट के अंदर भी हम बात करते हैं कि हमारी वेसल्स में प्लाक तो इस तरह का प्लाक फॉर्मेशन का आपकी जो मेमोरी के केमिकल्स हैं, वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आप इसकी डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, देखिए डिमेंशिया के लिए तो पेशेंट जो आते हैं कई बार टेस्ट कराने, उनके कई और दूसरे रीज़न भी होते हैं। उनको हो सकता है पहले स्ट्रोक या लकवा हुआ हो, ब्लड प्रेशर की वजह से उनका ब्रेन डैमेज हुआ हो, जी। तो वो फिर एक वेस्कुलर डिमेंशिया हो गया, वो दूसरा एक कारण हो गया। बट अदरवाइज़ वैसे जैसे आपने बताया कि अर्ली क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो कई बार रूल आउट करनी पड़ती है डिमेंशिया के लिए जैसे कि कुछ बेसिक से टेस्ट आप बात करते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो ये अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो फिर चीजें ये करेक्ट हो जाती है आप अपना सप्लीमेंटेशन जी। और चीजें ठीक करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में मतलब थायराइड की प्रॉब्लम में भी डिमेंशिया देखा गया है तो ये रिवर्स डिमेंशिया के अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जैसा ठीक बताया जो एल्जाइमर है वो तो देखिए स्टेजेस में होता है तो उसको जितना अर्ली हम डिटेक्ट करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं मिडल या लेट स्टेज के अंदर जिसके अंदर की फिर उसको रिवर्स करना काफी मुश्किल होता है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल जैसा एआई बेस्ड आजकल टूल्स आ गए हैं इसके साथ साथ हम कुछ चीजें और होती है इमेजिंग में जैसे पैट स्कैन होता है उसमें हम एमालॉइड प्लाक्स का पता लगा सकते हैं तो वो भी अगर आपके न्यूरोलॉजिस्ट को लगता है जरूरत है कराने की तो वो कराया जा सकता है बाकी अदरवाइज इसमें सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट तो क्लिनिकली एग्जामिनेशन होता है न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है बाकी मेमोरी क्लिनिक में कुछ आपके टेस्ट होते हैं पर मेजर हमने कई बार जब देखे हैं रिस्क फैक्टर तो रिस्क फैक्टर में देखिए एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ज्यादातर जो देखा है 80-90% वो तो फिर भी हम कहेंगे कि आपकी जीवन शैली से संबंधित ही है जिसमें कि अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप जी। अल्कोहल लेते हैं, स्ट्रेस किसी भी तरह की आपको इमोशनल स्ट्रेस है, आपकी नींद ठीक नहीं है, इवन स्लीप ये जो एपनिया वाले लोग हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो भी एक काफी बड़ा कारण बनता है डिमेंशिया और अल्जाइमर का। बाकी टेस्ट करने का देखिए फायदा अनिता जी ये है कि कई बार सूडो अल्जाइमर की हम रॉन्गली डायग्नोज कर लें कि अल्जाइमर है पर वो है नहीं डिप्रेशन की वजह से भी कई बार अल्जाइमर के सिम्टम्स हो सकते हैं तो चीजों को रूल आउट एक बार करना जरूरी होता है तो वहां पर जांच का बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है जी डॉक्टर समीर आपने जितनी भी बातें कही मुझे लगता है आज जो लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ इनमें से मिल गया होगा कि ये तो एक सिम्टम शायद मेरे पास भी है तो ये कैसे समझा जाए कि आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ में जो आप चीज़ें भूल रहे हैं या ब्रेन फॉगिंग जैसा एक शब्द डॉक्टर सचिन ने इस्तेमाल किया था ऑफ कैमरा तो आप ये कैसे समझें ये ठीक है ये नॉर्मल लक्षण हैं कि ये हो रहा है ऐसे हो रहा है आप भूल रहे हैं चीज़ें हाई बीपी हो सकता है आपका लाइफस्टाइल हो सकता है स्ट्रेस हो सकता है लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोग इस समय में जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें फेस कर रहे हैं तो आप ये वो कौन से ऐसे यूनिक लक्षण होंगे जब आपको ये समझना चाहिए कि आप डिमेंशिया या अल्जाइमर की तरफ बढ़ सकते हैं और यहाँ और इस वक्त आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए डॉक्टर जी 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 डॉक्टर देखिए समीर कई हाँ देखिए प्रोसेस क्या होता है किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन का कि पहले वो रजिस्टर होगी फिर रिटेन रहेगी फिर उसको मैं रिट्राइव कर पाऊँ किसी तरह से
पर आजकल तो जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर होने तक का ही टाइम नहीं लेते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग अनीता जी करते हैं कि एक साथ हम 5-5 अगर काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कई बार हम नहीं उन चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ें कई बार इस वज़ह से भूल जाते हैं हम। इवन फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाने के बाद हमने ये नहीं पता होता है कि हमने किस लिए फ़ोन उठाया था, क्या मैसेज करना था या किसी को कॉल करना था। तो ये थोड़ा-सा देखना है कि पहले वो रजिस्टर ही नहीं हुई तो फिर वो रिटेन कैसे होगी आपके पास इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर ऐसी समस्या बढ़ती जा रही है, पर इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, कई बार आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, पर आपके जी। जो दोस्त हैं, आपके जो परिवार हम्म। वाले हैं, वो रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं इस चीज़ को। जी। डॉक्टर सचिन, यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल हुए, अल्जाइमर और डिमेंशिया। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये माना जा सकता है कि अल्जाइमर जो है वो डिमेंशिया जो है वो अल्जाइमर की पहली स्टेज है या शुरुआत है? अल्जाइमर होने से पहले आपको डिमेंशिया होगा। आप कैसे दोनों के फ़र्क को समझ सकते हैं? देखिए, हर अल्जाइमर में डिमेंशिया होता है या हो सकता है, बट हर डिमेंशिया अल्जाइमर नहीं होता। ओके। सोसाइटी के लिए समझने की बात यह है कि डिमेंशिया के या भूल जाने के बहुत से कारण हैं। जैसे सर ने बताया, अभी डिप्रेशन हो गया, थायराइड हो गया, मोस्ट कॉमनली वेस्कुलर डिमेंशिया। फिर उसके अलावा कुछ बीमारियां, नीमेनपिक डिजीज़, फ्रंटल लोब डिमेंशिया, कुछ सर्जिकल बीमारियां जैसे दिमाग में पानी का इकट्ठा होना जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। इन सब चीज़ों में भी डिमेंशिया नज़र आता है। क्लिनिकली जब डाउट पड़े, मान लो फिजिशियन को कि फैमिली हिस्ट्री है, जी। तो कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि ये डिमेंशिया वेस्कुलर डिमेंशिया है, किसी और कारण से है, या फिर ये अल्जाइमर से है। कुछ एक टेस्ट जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट हो कि अल्जाइमर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में जैसे पेट स्कैन करना आज की डेट में 98% तक स्पेसिफिक है कि बता सकता है कि आपको अल्जाइमर है कि नहीं। इसके अलावा ब्रेन केमिकल्स की जांच करना ब्लड एंड ब्रेन के CSF के थ्रू, उससे मालूम पड़ सकता है कि आपको अल्जाइमर्स है कि नहीं। शुरुआती तौर पे जब आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले इट वाज ओनली क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ अल्जाइमर। उसके बाद इट हैज़ नाउ बिकम क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल एंड ब्लड बेस्ड, ओके। जिसके बेस पे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे एमाइलाइड जमा होने से दिमाग के अंदर, नसों के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम से अल्जाइमर होता है, लेकिन वेस्कुलर डिमेंशिया में वो दिक्कत नहीं दिखाई देती है। पेट स्कैन में वेस्कुलर डिमेंशिया की पिक्चर डिफरेंट रहती है, अल्जाइमर की डिफरेंट रहती है। MRI के अंदर अगर आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं जिसका चांस हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ एंड स्मोकिंग, वो तीनों इकट्ठे हों तो बहुत ज़्यादा, उस केस में भी ये डिफरेंट है। बट दोनों के ट्रीटमेंट प्रोफाइल कुछ हद तक ओवरलैप करता है और काफ़ी हद तक डिफर भी करता है दवाइयों को लेकर। जी। तो डॉक्टर सचिन, क्या इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि, हालांकि प्रिवेंशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं, खान पान ठीक रखते हैं, तो काफ़ी हद तक आप डिमेंशिया या अल्जाइमर के खतरे को टाल सकते हैं? डिमेंशिया को टाल सकते हैं, अल्जाइमर के बारे में ये श्योर नहीं कह सकते, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में जेनेटिक है, जीन बेस्ड है। ApoE नाम से जीन की म्यूटेशन से ये फैमिलीज़ में चलता है, इसलिए इसका इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जितना हम लंबा जिएंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें ये बीमारियाँ नज़र आएँ। लेकिन सोसाइटी को और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट खास करके या हाइपरटेंशन के, अगर इसको कंट्रोल में रखेंगे, एंड स्मोकिंग, तो उससे आप सिम्टम्स को अवॉइड या डिले ज़रूर कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जी। डॉक्टर समीर, क्या ऐसा किया जाए कि आप डिमेंशिया से बच जाएं? यहाँ पर ये भी ज़रूर बताइएगा, डॉक्टर सचिन ने एक बात कही थी, अनुवांशिक ये हो सकता है ज़्यादातर मामलों में, तो जिन लोगों के परिवार में पहले कभी डिमेंशिया या अल्जाइमर की बीमारी हुई, वो किन बातों का ध्यान रखें कि वो फ्यूचर में इस रोग से बचकर रह सके? देखिए, अर्ली उम्र में किसी को ऑलरेडी फैमिली के अंदर मतलब जेनेटिकली अगर रिस्क फैक्टर है, अनुवांशिक बीमारी उनके घर में उन्होंने देखा कि अर्ली उम्र में दिख रही है, तो वो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जेनेटिकली टेस्ट वो करा सकते हैं, क्योंकि अर्ली जितना आपने उसको जितना अर्ली कैच किया तो एटलीस्ट उसके प्रोग्रेशन पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल तो ये होता नहीं है। आप बाकी जो फर्दर और रिस्क फैक्टर है उनको कम कर सकते हैं, पर देखिए जेनेटिक या अनुवांशिक वो बहुत कम होता है। ज्यादातर अगर हम देखें आजकल के समय के अंदर तो जीवन शैली से संबंधित ही देखा जा रहा है, जी। जो कि इजीली आपका मॉडिफाइबल है। जितने भी हमने रिस्क फैक्टर बताए इनफैक्ट वो सारे रिस्क फैक्टर आपके मॉडिफाइबल है, जिसमें स्मोकिंग, इनफैक्ट आप अनिता जी ये देखिए कि हम आजकल सिटिंग को भी जो आपकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है वो भी उसी तरह से आपको इफेक्ट करती है, तो वो भी उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया। स्लीप तो आजकल सबसे बड़ा, जैसे भारतीयों के अंदर हम देख रहे हैं
कि एक बहुत बड़ा स्लीप रिस्क फैक्टर है। 61% के करीब हमारी युवा जो है वो स्लीप डिप्राइव्ड है एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के शिकार हैं, जिसको कि वो इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें होता है क्या, देखिए ये बीमारी क्योंकि इतना धीरे 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 चलती है, अगर जीवन शैली के कारण आपका है, जी इसमें पहले आपका ब्रेन का कुछ पार्ट अफेक्ट होगा कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्ट होगी पहले धीरे धीरे धीरे। फिर उसके बाद ये बीमारी और कि आपका बीटा एम्लोइड की जो बात कर रहे हैं कि वो प्लाक से बनता है, तो पहले आपका हिपोकैम्पस इफेक्ट हुआ, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्ट हुई, आप जो रिसेंट इंसिडेंट हुए वो भूल रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा आपका और बीमारी का प्रोग्रेशन आगे बढ़ा, फिर आप और भूलने लग गए। तो यहाँ पे केयर गिवर्स का बहुत रोल है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, ताकि अगर बीमारी इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो फिर वो समय से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का ध्यान रखें, डॉक्टर का फॉलो अप रेगुलर रखें, अगर पहले वाला बीच में टेस्टिंग की रिक्वायर्ड है उन सब चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जी। अब हमने अल्जाइमर और डिमेंशिया को तो काफ़ी हद तक समझा है। अब जो एक बहुत ही अहम सवाल हो जाता है, जब आपके परिवार में कोई डिमेंशिया या अल्जाइमर का मरीज़ होता है तो परिवार के दूसरे लोगों की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि अल्जाइमर के रोगी का आप ख्याल कैसे रखें। इसके साथ ही साथ, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, आप ये भी बताएं कि किन चीज़ों की कमी से आपको अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। दोनों सवाल अगर आप मुझे एक बार में जवाब दे पाएं डॉक्टर सचिन। देखिए, अल्जाइमर का खतरा किसी चीज़ की कमी पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा। डिमेंशिया का ज़रूर हम कह सकते हैं, लेकिन अब जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, फैमिली का रोल इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि अर्ली आइडेंटिफाई हो गया अगर, तो रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर तो वो वेस्कुलर डिमेंशिया या कोई और बीमारी है तो उसके हिसाब से, अगर अल्जाइमर है तो अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन और कुछ नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अब निकल कर आ रहे हैं। अभी तक अल्जाइमर का कोई कॉन्क्रीट इलाज नहीं है जिसको इसे जड़ से ख़त्म कर सकें, बट इसके मैनेजमेंट अब पहले से बेहतर हो चुकी है। इसमें कुछ समझना पड़ेगा कि ब्रेन इज़ लाइक ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो सिग्नल रिले होता है दैट इज़ बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। सेम वे ब्रेन में ये करंट भी नर्वस सिस्टम में करंट की तरह चलता है और न्यूरोकेमिकल से करंट बनता है। अभी तक जो दवाइयाँ हैं वो ब्रेन के इन केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए काम करती हैं, बट ये बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती हैं, खास करके अल्जाइमर में। वेस्कुलर डिमेंशिया में खून का दौरा बढ़ाया जाए दिमाग में, वेस्कुलर डिमेंशिया का मतलब है खून की कमी से दिमाग के अंदर एक कमी आना उसके फंक्शनिंग में। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी ये है कि इंसान को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती और दिमाग की फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो अब जो नए मेथड निकल कर आ रहे हैं उसमें नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों मेथड्स हैं, अलॉन्ग विद न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि दवाइयाँ और न्यू ट्रीटमेंट लाइक जेनेटिक थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, वो अभी तक स्टिल डेवलपमेंट स्टेज में है, पेशेंट को अवेलेबल नहीं है। बट जो कुछ चीज़ें पिछले 6 से 8 साल में उभर कर आई हैं उनमें से एक है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जैसे पार्किंसन या डिस्टोनिया सब रोग के लिए किया जाता है। तो दिमाग में 2 वायर डाल के और पेसमेकर लगा के उस एरिया की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं जी। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन को उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने में FDA अप्रूवल फॉर अल्जाइमर्स मिल जाएगा। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव मेथड के अंदर ब्रेन मैप गाइडेड ब्रेन स्टिमुलेशन बाय मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, दैट इज़ वन मेथड। इसके अलावा हाई फ्रिक्वेंसी TMS और एक इंफ्रारेड लेज़र, ये 2-3 मेथड हैं जिससे कि ब्रेन के अंदर मैपिंग करके जो ब्रेन का सर्किट ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको एक्सटर्नली स्टिमुलेट करके सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जी। डॉक्टर सचिन, आपने एक बात कही कि ब्रेन तक ब्लड फ्लो का पूरी तरह से ब्लड फ्लो अच्छा रहे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिमेंशिया या अल्जाइमर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं या खुद को थोड़ा खतरा कम कर सकते हैं। तो योग में ऐसे बहुत सारे योगासन हैं, जैसे कि शीर्षासन हो गया, और वो क्या योग भी इसमें किसी तरह से अगर आप नियमित रूप से योगा करते हैं तो वो आपको मदद कर सकता है? योगा करने से आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है, आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा जी। इसके अलावा अगर हम बात करें डायबिटिक्स या ब्लड प्रेशर वालों की, उनके अंदर खून की नसों में ऐसी तब्दीली आ जाती है कि वो ब्लड फ्लो दिमाग को पहुंचता नहीं है। उस केस में कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जैसे योगा जो रेगुलरली आपका BP रेगुलेट करने में मदद करे या फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करे या स्ट्रेस फ्री रहने में मदद करे, वो आपको ज़रूर मदद करेगा। इसके साथ साथ नियमित दवाई, एक्सरसाइज, योगा, दैट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी कैन डू जी। डॉक्टर समीर, आपने एक बात की थी जेनेटिकल टेस्टिंग की, उसको थोड़ा विस्तार में बताएं कि वो किस तरह से मददगार हो सकती है।
बिल्कुल, देखिए किसी के परिवार के अंदर जैसे हमने और भी बीमारियों में बात करते हैं, जी। हार्ट डिजीज को भी ले लीजिए, कैंसर को भी, कि जेनेटिकली होती है, या और कई तरह की ब्लड आपके डिसऑर्डर होते हैं जो जेनेटिक, ऐसे अल्जाइमर भी आपका जेनेटिक आनुवंशिक हो सकता है। तो अगर परिवार में वो देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक कोई यंग आपके पास अडल्ट पहुंचता है 35 साल की उम्र में, 30 साल की, और वो इस तरह की कंप्लेंट कर रहा है जिसमें फॉरगेटफुलनेस, अपनी मेमोरी लॉस की ऐसी चीजें, वहां पर जब डॉक्टर उनकी हिस्ट्री प्रॉपर इवेल्युएट करता है कि उनके परिवार में भी यंग एज में इस तरह की शिकायत रही है और वो बताते हैं, तो फिर उनके जेनेटिकली टेस्टिंग कुछ अवेलेबल होते हैं, बहुत ही साधारण से टेस्ट होते हैं आजकल इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, वो टेस्ट करके आप जान सकते हैं कि ये इसको ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है और ये पर्टिकुलरली इसका रिस्क फैक्टर आया है, ताकि उस तरह से उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान किया जा सके। पर वो परसेंटेज काफी हद तक बहुत कम है। मेजर जैसा हम बात कर रहे हैं कि काफी हद तक इसके जो रिस्क फैक्टर है वो प्रिवेंटेबल, इवन मैं कहूंगा 80 to 90% जो कॉज है वो इसके प्रिवेंटेबल जो रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। और इसमें बस ये देखना जरूरी है कि जो बीमारी है अल्जाइमर की, या आप इसको कैसे पता लगा पा रहे हैं कि जी। कितना फ्रीक्वेंटली वो एपिसोड हो रहा है और कितनी ड्यूरेशन तक रह रहा है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये सब कुछ चीजें देखनी जरूरी है। कई बार छोटी मोटी चीजें डे टू डे लाइफ में हमारी होती है कि हम ऐसे भूल गए, पर वो कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है और क्या उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे इन चीजों से आप रूल आउट कर सकते हैं थोड़ा कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, ताकि आप उसको अर्ली उसमें इंटरवेंशन कर सकें और राइट डॉक्टर के पास पहुंच सके। न्यूरोलॉजिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, तो सही डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है। जी। डॉक्टर सचिन, डॉक्टर समीर ने बात की राइट डॉक्टर के पास आप जा सकें, तो सही डॉक्टर का चयन आप कैसे करें? देखिए जाहिर सी बात है कि ये दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इनिशियली जब भी ऐसा कोई चीज़ लगे कि ये ठीक बिहेवियर नहीं है या बार बार चीज़ें भूली जा रही हैं, तो इनिशियली एक न्यूरोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। जी। फिजिशियन एक हद तक बता सकते हैं कि किस कारण से हो रहा है, और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हो वो आपको रेफ़र करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट को उसके साथ में एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रहना चाहिए, इंक्लूडिंग साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, जो लोग मिल के इसका काम करते हैं। तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, और सवालों के साथ हम यही हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सचिन कांधारी। हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर पर, और एक आखिरी सवाल जल्दी से ले लेते हैं डॉक्टर सचिन से। डॉक्टर, अल्जाइमर के खतरे को कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, डिमेंशिया के खतरे की बात करें अगर, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कोई भी लक्षण जब आ रहे हैं तो जल्द से जल्द उसको पहचाना जाए, पकड़ा जाए और इलाज शुरू किया जाए। जो मॉडिफाइबल फैक्टर हैं उसके हिसाब से शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, स्मोकिंग बंद करना और कुछ दवाइयों का शुरुआत करना, या फिर जैसे ब्रेन स्टिमुलेशन या ऐसे मेथड के बारे में सोच पाना, जल्दी पकड़ने पे आप बीमारी को डिले भी कर सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो डेफिनेटली एक स्टेज के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस घट जाते हैं, कम हो जाएंगे। जी, शुक्रिया डॉक्टर। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन से भरे शोज के लिए आप एनडीटीवी से जुड़े रहें। आज हमने पूरी कोशिश की कि अल्जाइमर और डिमेंशिया से जुड़ी हर समस्या और हर सवाल का जवाब हम आपको दें। अगले शो में जल्दी ही मैं अनीता शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, एनडीटीवी इंडिया देखते रहें।